आज के क्लास में हम सभी पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के बारे में। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में बताता है, और वो ये भी बताता है कि जो भी बिजनेस के एक्टिविटीज होते हैं, यानी कि बिजनेस में जितने भी काम होते हैं एक्टिविटीज होते हैं, उन सभी एक्टिविटीज को 3 मेजर कैटेगरी में बांटा जा सकता है, 3 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। पहले को बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरे को बोलते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और तीसरे को बोलते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो आइए अभी के क्लास में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होता है, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या होता है। तो चलिए जल्दी से हेडिंग बना लीजिए। पहला नंबर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के बारे में, जल्दी हेडिंग बनाओ। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, हेडिंग बनाओ। लिखेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के बारे में क्या होता है सर ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आवाज नहीं करो, पीछे इधर। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होता है, तो लिखेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मीन्स operating activities means business transactions relating to regular business activities, यानी कि जो रेगुलर बिजनेस एक्टिविटीज होते हैं बिजनेस के, रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी यानी कि जो रोजमर्रा के जीवन में हम लोग बिजनेस में जो काम करते हैं और उससे जो पैसा जनरेट होता है, उन्हीं को क्या कहा जाता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कहा जाता है। उसमें अगर पैसा आ रहा है या पैसा उसमें जा रहा है तो उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंतर्गत लिया जाएगा। मेनली अगर मुख्य रूप से अगर हम एग्जांपल दें तो एग्जांपल में कहेंगे परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, परचेजेज एंड सेल्स ऑफ गुड्स, परचेजेज एंड सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। समझ पा रहे हो? जो परचेज और सेल्स होता है गुड्स और सर्विसेज का, मुख्य रूप से ऑपरेटिंग एक्टिविटी में वही आते हैं। ठीक है सर? अरे बोलो ना भाई, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या आता है, ये समझ में आया क्या? जो गुड्स के खरीदने और बेचने से जो पैसा आता और जाता है, उन्हीं को हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी में शामिल करते हैं। ठीक है सर? बोलो, कोई दिक्कत? चलो अगला लिखेंगे हम लोग। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कुछ और लिखना चाहोगे क्या? तो लिखो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के एग्जांपल में। पहला एग्जांपल तो ये हो गया, इसके बाद एग्जांपल लिखो और एग्जांपल्स लिखो। तो परचेज ऑफ गुड्स लिख लिए, ये ऊपर वाला परचेज ऑफ गुड्स नहीं हो गया जी, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स। आगे लिखेंगे हम लोग गुड्स के जगह पर इन्वेंट्री भी लिख सकते थे ना, परचेज ऑफ इन्वेंट्री लिख सकते हो। यस, कैश पेड टू क्रेडिटर, ये भी हमारा नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी है। क्रेडिटर को पेमेंट देना। पेमेंट ऑफ वेजेज एंड सैलरीज टू एम्प्लॉइज हो सकता है। और क्या क्या हो सकता है? पेमेंट ऑफ टैक्सेस, ध्यान में रखना, पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड इंटरेस्ट, ये भी ऑपरेटिंग में आता है। समझे क्या? मजे की बात तो यह है कि एग्जाम में पूछा था कि 2 एग्जाम्पल बताइए ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, 2 नंबर के क्वेश्चन में।
बिहार बोर्ड में इतना ना लो स्टैंडर्ड का सवाल पूछता है। बताओ 2 नंबर के क्वेश्चन में केवल क्या पूछ रहा है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का 2 एग्जाम्पल बताइए। कई सारे एग्जाम्पल बताए जा सकते हैं सर, कई सारे। देखो ना अभी 4-5 को लिख दिए, अभी खाली खर्चा लिखे हैं, अभी खाली खर्चा लिखे। आओ तो नहीं रिसिप्ट वाला लिख लेते हैं। रिसिप्ट का मतलब कुछ पैसा कैसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आता है। एक तो सेल्स हो गया, ऊपर वाला जो लिखे हैं सबसे पहले, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस, ऊपर लिखा है ना यहाँ पे सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस, तो एक तो वो रिसिप्ट हो गया। और अगर रिसिप्ट की बात करें तो कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, कैश रिसीव्ड फ्रॉम, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर हो जाएगा। रिसिप्ट ऑफ रॉयल्टी, रॉयल्टी मिलना, रॉयल्टी अधिकार शुल्क होता है, मतलब हमने किसी प्रॉपर्टी पर हमारा अधिकार था और हमने अपना अधिकार किसी व्यक्ति को दे दिया और कहा कि तुम इसको यूज करो, लेकिन फ्री में नहीं बल्कि उसके बदले में जो अधिकार हम तुमको दे रहे हैं उसके बदले में तुमसे कुछ फी लेंगे, कुछ शुल्क लेंगे, उसी को कहा जाता है अधिकार शुल्क, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रॉयल्टी। तो ये भी हमारा एक तरह का बिजनेस एक्टिविटी से जनरेट होने वाला पैसा है, बिजनेस एक्टिविटी के अंतर्गत पैसा आता है। अगला लिखेंगे रॉयल्टी के अलावा फी भी हो सकता है, कमीशन भी हो सकता है, एंड अदर रेवेन्यू भी हो सकते हैं, एटसेट्रा। समझ रहे हो? तो बहुत सारे ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब सिंपल सा ये बात ध्यान रखना कि जो नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी से पैसा आता है उसी को क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहते हैं। आता है, ये जाता है पैसा, मतलब नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी को ही ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहा जाता है। सिंपल, नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी को ही ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहा जाता है। फिर से बोलते हैं, बोलो, नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी को ही ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहा जाता है। मतलब व्यवसाय में जो सामान्य लेन देन होते हैं, व्यवसाय के जो मेजर लेन देन होते हैं, उन्हीं को ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जो व्यवसाय के मुख्य लेन देन होते हैं, डेली बेसिस पे जो होता है, नॉर्मल बेसिस पे जो होते रहता है व्यवसाय में, बिजनेस में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जैसे माल खरीदना बेचना, उधार में खरीदना बेचना, सामने वाले व्यक्ति से क्रेडिटर को पेमेंट करना या डेटर से पेमेंट लेना, ये नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी है। सैलरी देना, वेजेस देना, बिल्स पेमेंट करना, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, है कि नहीं? ये सब नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी है सर। समझ गए बात? तो ये क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहलाएगा। चलो अब दूसरा नंबर क्या पढ़ेंगे? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कौन सा एक्टिविटी? चलो पहला नंबर था देखो यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्टिविटी और दूसरा नंबर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो दूसरा हेडिंग बनाइए जल्दी से सभी लोग दूसरा नंबर हेडिंग बनाइए, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, जल्दी हेडिंग बनाओ, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। लिखेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के बारे में, क्या होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो लिखेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज रेफर्स टू इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज refers to transactions that affect the purchase and sale of, किसका परचेज सेल सर? तो फिक्स्ड, या फिर आप लोग फिक्स को नॉन करेंट जानते हैं, है ना? फिक्स्ड कह लीजिए या नॉन करेंट एसेट कह लीजिए, भले ही बोथ टेंजिबल एंड
इंटेंजिबल, भले ही वो टेंजिबल हो चाहे इंटेंजिबल हो, दोनों तरह का, बोथ टेंजिबल एंड इंटेंजिबल एंड इन्वेस्टमेंट्स। समझ रहे हो बात? बोलो ना। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज रेफर्स टू ट्रांजैक्शंस, यानी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी उन सभी ट्रांजैक्शंस को कहते हैं जो कि हमारे बिजनेस में फिक्स एसेट या करंट एसेट, चाहे वो टेंजिबल एसेट हो चाहे इनटेंजिबल एसेट हो, उनको खरीद बिक्री करने से होता है। यानी कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कौन सी एक्टिविटी को कहा जाएगा? तो व्यवसाय में अगर कोई फिक्स एसेट, समझते हो फिक्स एसेट का मतलब? अस्थाई संपत्ति। अगर कोई अस्थाई संपत्ति जिसको बैलेंस शीट में नॉन करेंट एसेट के नाम से आप लोग जानते हैं, अगर कोई नॉन करेंट एसेट, चाहे वो टेंजिबल हो चाहे इनटेंजिबल हो, किसी तरह का एसेट अगर हम खरीद रहे हैं, संपत्ति खरीद रहे हैं या संपत्ति बेच रहे हैं, तो संपत्ति खरीद रहे हैं या संपत्ति बेच रहे हैं, तो ऐसे लेन देनों को हम लोग क्या कहेंगे? बोलो ना। ऐसे लेन देनों को हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कहेंगे। आया क्या बात समझ में? बोलो ना, कोई दिक्कत? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कोई पूछे, अच्छा बताओ, क्या ये एसेट खरीदना या बेचना बार बार होता है क्या? क्या डेली बेसिस पे होता है क्या? क्या ये नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी है क्या? नहीं सर, ये नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, डेली बेसिस पे नहीं होता है कि नहीं? यस, डे टू डे लाइफ में नहीं होता है, बल्कि ये कभी कभार होता है सर। संपत्ति खरीदना या संपत्ति बेचना या इन्वेस्टमेंट करना किसी तरह का, ये कभी कभी होता है सर, डेली बिजनेस एक्टिविटी में नहीं होता है। क्लियर है बात? बोलो। तो फिर ऐसे एक्टिविटीज को हम लोग क्या कहते हैं? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कहते हैं। क्लियर है बात? बोलो ना। चलो, हाँ, टेंजिबल हो चाहे इनटेंजिबल हो, कोई भी संपत्ति हो। चलो जल्दी से अब हम लोग क्या करेंगे सर? चलो जल्दी से। अच्छा देखो, मजे की बात यह है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एसेट में इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं बोला है, मैंने एसेट में पैसे खर्च करने के बारे में नहीं बोला है, बल्कि तुम चाहो तो इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। मैंने अलग किसी चीज में इन्वेस्टमेंट, शेयर में इन्वेस्ट कर दिया, कहीं शेयर खरीद लिया, डिबेंचर खरीद लिया किसी दूसरे कंपनी का। ध्यान से सुनना क्या बोल रहे हैं, किसी दूसरे कंपनी का शेयर खरीद लेना, डिबेंचर खरीद लेना, है कि नहीं? या और कोई अलग अलग तरह के संपत्ति में निवेश कर देना, वो सब भी क्या कहलाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कहलाएगा। कोई डाउट किसी को? बोलो, कोई डाउट किसी को? मार्केट में पैसा लगा दिए, क्या काम में? काम बताओ। हाँ, चलो ठीक है। यस, तो अब जल्दी से इसका एग्जाम्पल लिखिए सभी लोग। एग्जाम्पल लिखेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का, जल्दी से एग्जाम्पल लिखेंगे। एग्जाम्पल लिखिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का। एग्जाम्पल में लिखेंगे सेल ऑफ फिक्स्ड प्रॉपर्टी, सेल ऑफ फिक्स्ड प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। उसके बाद लिखेंगे सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, अगला लिखेंगे सेल ऑफ शेयर्स ऑफ अदर इंटरप्राइजेज, यानी किसी दूसरे इंटरप्राइज का, किसी दूसरे बिजनेस का शेयर हम खरीद के रखे थे, उसको बेच दिए। जाओ।
अगला परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट्स। मतलब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अगर खरीदते हैं तो उसमें जो पैसे जाएंगे उसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कहा जाएगा। परचेज ऑफ लॉन्ग टर्म, परचेज ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। आवाज नहीं करो। पेमेंट टू एक्वायर शेयर्स, ठीक है, एक्सेट्रा। ये सब हो जाएंगे आपके इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। चलिए तीसरा और लास्ट हम लोग हेडिंग बनाएंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तीसरा और लास्ट हम लोग हेडिंग बनाएंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है। जल्दी करो, हेडिंग बनाओ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। लिखे क्या इसके बारे में? लिखेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आर financing activities are activities that result in change in the size and composition of the ऑनर्स कैपिटल। ऑनर्स कैपिटल में आप लोग बैलेंस शीट पढ़े हैं। ऑनर्स कैपिटल माने शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर भी आता है और प्रेफरेंस शेयर भी आता है। तो लिख लेंगे इंक्लूडिंग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, क्योंकि इक्विटी शेयर कैपिटल तो आता ही आता है, प्रीफरेंस शेयर भी आएंगे, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल भी आएगा। ये बात का ध्यान रखिएगा, इसलिए हमने लिख दिया इंक्लूडिंग प्रीफरेंस शेयर कैपिटल in case of a company and long term borrowings, अगर लंबे समय के लिए बोरोइंग्स ले रहे हैं, बोरोइंग्स का मतलब उधार लेना। तो कहता है कि इन केस ऑफ कंपनी एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग ऑफ द इंटरप्राइज, लॉन्ग टर्म बोरोइंग ऑफ द एंटरप्राइज। कोई दिक्कत किसी को? चलिए मतलब समझ लीजिए, इसका अर्थ समझ लीजिए क्या कहना चाहता है कि अगर जो भी शेयर कैपिटल होता है, शेयर कैपिटल का मतलब चाहे वो इक्विटी शेयर कैपिटल हो, चाहे वो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो, जहां से भी पैसे हमें आ सकते हैं या डिवेंचर इशू करके पैसे आ सकते हैं, यह फाइनेंसिंग एक्टिविटी बताना चाहता है कि पैसे का फाइनेंस कहां से होगा, पैसे का जुगाड़ कहां से होगा। समझ रहे हैं बात? इक्विटी शेयर इशू कर देंगे, पैसे आ जाएगा।
प्रेफरेंस शेयर इशू कर देंगे पैसे आ जाएगा, डिवेंचर इशू कर देंगे पैसे आ जाएगा, किसी से लोन ले लेंगे बैंक से पैसा आ जाएगा। मतलब फाइनेंस का जुगाड़ करना है सर, फाइनेंस का व्यवस्था। क्लियर है बात? तो कहता है कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज दैट रिजल्ट इन चेंज इन द साइज एंड कंपोजिशन ऑफ ओनर्स कैपिटल। बताओ अगर इक्विटी शेयर कैपिटल या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हम इशू करेंगे तो शेयर कैपिटल में चेंज आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना चेंज। उसी बारे में तो कहता है कि ओनर्स कैपिटल में क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, चाहे और उसमें प्रेफरेंस शेयर भी शामिल होगा। इक्विटी शेयर तो होगा ही होगा, प्रेफरेंस शेयर भी होगा। और उतना ही नहीं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स माने लोन, लॉन्ग टर्म लोन ले लिए तो वो भी तो एक तरह का फाइनेंस का ही व्यवस्था है ना। किसी से लोन ले लिए, बैंक से 10 साल के लिए लोन ले लिए, क्या कहलाएगा? ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी ही कहलाएगा। क्लियर है बात? बोलो ना। एग्जाम्पल लिखो, देखो वही सब एग्जाम्पल भी होगा। एग्जाम्पल लिखो, पहला इशू ऑफ शेयर्स लिखो, इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स। शेयर में इक्विटी या प्रेफरेंस दोनों आ जाएगा। शेयर ऑफ जो लिखे है इशू ऑफ शेयर, तो शेयर का मतलब इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर दोनों, एंड डिवेंचर्स। अगला इशू ऑफ बॉन्ड्स, अगला लिखेंगे बोरोइंग एंड लोन्स, बोरोइंग एंड लोन्स। और ये लोन जो होना चाहिए वो लॉन्ग टर्म होना चाहिए, ध्यान रहे, लॉन्ग टर्म लोन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगला लिखेंगे, अब बताओ कि जो डिवेंचर हम लोगों ने इशू करके पैसे लिए हैं तो डिवेंचर का रिडम्पशन भी तो करना पड़ेगा। पढ़ाए हैं ना रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो जब पैसा हम लोगों ने डिवेंचर इशू किया था तो पैसा आया था, इसको रिडम्पशन करेंगे तो पैसा जाएगा। तो एक बार कैश का इनफ्लो हुआ था, अब आउटफ्लो होगा। लेकिन कौन सा एक्टिविटी में हो रहा है ये सारा काम? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हो रहा है। क्लियर है बात? तो रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर भी तो होगा। यस सर, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, ठीक है। अगला लिखो बाईबैक ऑफ इक्विटी शेयर। बाईबैक मतलब कभी कभी कंपनियां ऐसा भी करती हैं कि जो अपना शेयर मार्केट में इशू की हैं उन्हीं शेयर को वापस से खरीदती हैं। बाईबैक ऑफ शेयर, समझ रहे हो? अपने ही शेयर को वापस से खरीदना। जो शेयर इशू किए थे तो पैसा आया था, अब बाईबैक करेंगे, अपने ही शेयर को वापस से खरीदेंगे। बाईबैक ऑफ शेयर, तो पैसे जाएंगे। एक बार इनफ्लो हुआ था, एक बार यहाँ आउटफ्लो होगा। कौन सा एक्टिविटी में हो रहा है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हो रहा है। वेरी गुड। अगला पेमेंट ऑफ, अगला लिखेंगे पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेप्ट या लोन। अरे भाई लोन लिए थे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। यहां पर लोन लिए थे ना, बोरोइंग एंड लोन्स, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। लोन लिए थे तो ब्याज देना पड़ेगा उस लोन पर इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा ना जी। तो जिस लोन पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा वो भी तो फाइनेंस की वजह से ही देना पड़ रहा है ना, क्योंकि हमने पैसे का फाइनेंस किया था, इसी वजह से ना लोन देना पड़ रहा है, उसी फाइनेंस वाले पर ना। तो अगर हमने डिवेंचर या बॉन्ड इशू करके या लोन लेकर के पैसा लिए हैं, लोन के रूप में पैसा लिए हैं, या डिवेंचर इशू करके पैसा लिए हैं, बॉन्ड इशू करके पैसा लिए हैं, तो उस पर हमें ब्याज भी देना पड़ता है, और वो ब्याज देना भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंतर्गत आता है। क्लियर है बात? अरे बोलो ना भाई। अगला लिख लेंगे, तो जैसे कि लोन पर ब्याज देना होता है उसी प्रकार से शेयर्स पे डिविडेंड देना होता है। तो शेयर इशू करके पैसा लिए हैं तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, लेकिन पैसा लिए हैं तो वापस रिटर्न के रूप में कुछ देना भी तो पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? शेयर पे डिविडेंड देना पड़ेगा। पेमेंट ऑफ डिविडेंड भी क्या हो जाएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो जाएगा। चलो लास्ट अगला लिखो जल्दी से, अगला लिखो जल्दी से, पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन शेयर्स एक्सेट्रा। समझ गए बात?
शेयर पे डिविडेंड हम लोग दे रहे हैं, तो वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का ही हिस्सा माना जाएगा। आप लोगों से एक बेसिक सा सवाल पूछते हैं, बताने का प्रयास कीजिएगा। सर, हम लोगों ने शेयर यहां इशू किया है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, इसके पहले हम लोग पढ़ रहे थे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में भी मैंने शेयर डिवेंचर बताया था। कंफ्यूजन नहीं हो रहा है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में भी बताया था, फाइनेंसिंग में भी बता रहे हैं वही एग्जांपल। नहीं सर, अंतर है। सुनिए क्या अंतर है। अरे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हम किसी दूसरे कंपनी का शेयर खरीद रहे हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में किसी दूसरे कंपनी का डिवेंचर खरीद रहे हैं। समझ रहे हो बात? जिस पर हमको इंटरेस्ट के रूप में या डिविडेंड के रूप में पैसा मिलेगा। लेकिन फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हम अपने कंपनी का शेयर इशू कर रहे हैं पब्लिक को, हम अपने कंपनी का डिवेंचर इशू कर रहे हैं पब्लिक को, और उस शेयर या डिवेंचर पे हमें डिविडेंड या लोन पर इंटरेस्ट हमें देना पड़ेगा। तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो गया। थोड़ा सा अंतर समझना है इस बात को। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, शेयर डिवेंचर का मतलब हो गया कि शेयर डिवेंचर किसी दूसरे कंपनी का हम लोग खरीद रहे हैं। समझ गए? मतलब हमने किसी दूसरे कंपनी में इन्वेस्ट किया है, उसके शेयर और डिवेंचर खरीदने में, तो उस पर हमको इंटरेस्ट या डिविडेंड मिलेगा। और अभी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हम अपने कंपनी का शेयर या डिवेंचर इशू कर रहे हैं, और इस पर हमें इंटरेस्ट या डिविडेंड देना पड़ेगा। क्लियर है बात? चलो, तो अब सर ऐसा है, हम लोग अब पूरी तरह से तैयार हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी तीनों ही क्लियर हो गए, डेफिनेशन और एग्जांपल के साथ। इसके साथ डेफिनेशन और एग्जांपल के साथ हम लोग पूरी तरह से तैयार है कि अब सवाल को समझ सकते हैं। अब बस हम लोग को एक काम कर लेना है, फॉर्मेट को समझ लेना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट, और फिर काम खत्म। ठीक है सर? लेकिन उसके पहले मैं आप सबको कुछ दिखाना चाहता हूं, जरा सा ध्यान दीजिएगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो चैप्टर आप लोग पढ़ रहे हैं, थ्योरी बातें जितनी हो सकती थी, ये सारे के सारे थ्योरी बातें हो चुका है। चलिए एक सवाल बनाते हैं जो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा, कंसेप्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी, जो तीनों हम लोगों ने पढ़ा, उससे संबंधित एक सवाल दिया हुआ है आपके बुक में। उस सवाल को बना लेते हैं और फिर फॉर्मेट शुरू करेंगे हम लोग कि इन तीनों को फॉर्मेट में कैसे लिखा जाता है। ठीक है? तो चलो फिलहाल क्या शुरू करने जा रहे हैं हम लोग, आपके बुक का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1। अपने बुक का प्रैक्टिकल क्वेश्चन निकाल लीजिए कैश फ्लो स्टेटमेंट का, और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन नंबर 1 निकाल लीजिए। जल्दी से, जल्दी करो। जल्दी करो। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 निकालो जल्दी। प्रैक्टिकल क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन नंबर 1। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन नंबर 1 सब लोग निकाल लिए? अब बिना आवाज किए मेरे शब्दों को सुनिए, क्योंकि एक सवाल बनाने जा रहे हैं हम लोग।
बात बंद नहीं होगा। चलो पूछते हैं, जवाब आप लोगों को देना है। सवाल किताब का, जवाब आपका। बोलिएगा। कहता है क्लासिफाई द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन अकॉर्डिंग टू ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। मतलब दिए गए ट्रांजेक्शन्स को आपको बताना है कि वो ऑपरेटिंग में जाएगा कि इन्वेस्टिंग में जाएगा या फाइनेंसिंग में जाएगा। बता सकते हो? पेज नंबर मेरे हाथ में जो बुक है इसमें पेज नंबर है 407। 407 ये शायद इस साल का करंट वाला बुक है। एसबीपीडी पब्लिकेशन, एसके सिंह राइटर है। चैप्टर है कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 बना रहे हैं, जो कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 407 में दिया है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन मिल गया सबको। अब पहला ट्रांजैक्शन, पहला ट्रांजैक्शन लिखा है सेल ऑफ गुड्स। सेल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 20,000 फॉर 25,000, यानी कि 20,000 का माल 25,000 में बेच दिया गया। कौन सा एक्टिविटी है? माल खरीदना बेचना तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता है। तो बस क्वेश्चन नंबर 1 का पहला ट्रांजैक्शन जो है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, ऐसा लिख दीजिए। दूसरा ट्रांजैक्शन 512% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ इक्वल अमाउंट, यानी डिवेंचर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर दिया गया है। ये कौन सा एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी सर। शेयर डिवेंचर इशू करना, कन्वर्ट करना, ये सब क्या है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। ठीक है, तो दूसरे नंबर के सामने लिख देंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। कोई डाउट किसी को? तीसरा ट्रांजैक्शन आ जाइए। लिखा है यस, ये भी बात सही है। कैश का इसमें, हाँ ये भी तो देखना है। ठीक है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा, लेकिन कैश का इनफ्लो आउटफ्लो कहां हो रहा है? वेरी गुड। इस दूसरे ट्रांजैक्शन में एक बात बताओ, सेम अमाउंट का अगर कैश हम लोग सेम अमाउंट का डिवेंचर इक्विटी शेयर में अगर कन्वर्ट कर देते हैं तो उसमें कैश थोड़ी चेंज हो रहा है। कैश 1 भी रुपया आ रहा है क्या, या 1 भी रुपया कैश जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। तो हम लोग इसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में भी नहीं रखेंगे, बल्कि लिख देंगे नो चेंज। क्या लिख देंगे? नो चेंज, कि कैश में कोई तरह का चेंज नहीं हो रहा है। तो यहां लिख दिया जाएगा नो चेंज। क्लियर है बात? यस सर। तीसरा नंबर लिखेंगे हम लोग 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इशूड टू सप्लायर ऑफ मशीनरी। अब देखो मजे की बात है, आप लोगों को ये हम पढ़ा भी चुके हैं कि अगर किसी से हमने मशीन खरीदा है, इशू ऑफ शेयर में पढ़ाए थे, किसी से मशीन खरीदा है और उसको हमने क्या किया? शेयर दे दिया। उसको पैसे नहीं दिए, उसको शेयर दे दिए और कहा कि शेयर के बदले में तुम पैसा मत देना। अब बताओ कि ना हमने उसको पैसा दिया और ना उसने शेयर लेने के बदले में पैसा दिया, तो क्या कैश आ रहा है, ये जा रहा है? नहीं सर। एक तरह से देखा जाए तो शेयर इशू किए हैं तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में दिख रहा है कि फाइनेंसिंग में जाना चाहिए, बट कैश आ रहा है क्या? कैश फ्लो स्टेटमेंट तो कैश के बारे में पूछता है ना। जब कैश आ ही नहीं रहा है तो कैश का फ्लो नहीं हो रहा है, और कैश का फ्लो नहीं हो रहा है तो क्या लिखेंगे? नो चेंज। आया बात समझ में? चलिए चौथा नंबर ट्रांजैक्शन, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। अरे भाई फिक्स एसेट बेचा जा रहा है, फिक्स एसेट बेचा जा रहा है। ये डेली बेसिस पे नहीं होता है, सालों में कभी एक बार होता है। तो ये कौन सा एक्टिविटी है? क्योंकि एसेट खरीदे थे तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी था, अब एसेट बेच रहे हैं तो वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। बेच रहे हैं तो पैसा आएगा ना, तो कौन सा हो जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कोई दिक्कत किसी को? और देखो ये जो अभी हम लिख रहे हैं ना, ये एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह के आते हैं सर। अभी जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आता है ऐसा।
ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, 2 मार्क्स में भी आ सकता है। आगे लिखा है डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स। डिविडेंड रिसीव हुआ है, डिविडेंड रिसीव हुआ है, ध्यान से। डिविडेंड का नाम सुनते शेयर से जोड़ के फाइनेंसिंग में मत भेज देना। ये भी देखो डिविडेंड पेड कर रहे हैं कि डिविडेंड रिसीव कर रहे हैं। अगर डिविडेंड हम पेड करेंगे इसका मतलब कि शेयर हमने इशू किया था तभी डिविडेंड दे रहे हैं, तो वो फाइनेंसिंग में जाएगा। लेकिन अगर डिविडेंड रिसीव कर रहे हैं का मतलब हमने किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट किया था और वहां से डिविडेंड हमको मिल रहा है, तो डिविडेंड रिसीव करना क्या हो गया? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गया। डन सर। चलिए, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। किसी को दिक्कत तो नहीं अभी तक? आसान चैप्टर लग रहा है कि नहीं लग रहा है ये? तो सभी लोग ध्यान दें, बतकही ना करें, ठीक है। अगला टॉपिक, कैश प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स 1 लाख रुपया। कहता है कैश प्रोसीड का मतलब होता है कैश रिसीव हुआ। कैश रिसीव हुआ कैसे? इक्विटी शेयर को इशू करने से। तो इक्विटी शेयर इशू किए हैं, शेयर इशू करना क्या कहलाएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्या कहलाएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। और इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन जो है वो समाप्त होता है, खत्म होता है। किसी को कोई डाउट? बोलो ना, किसी को कोई डाउट? अब वापस से चलते हैं हम लोग। एक्चुअली हमने एक्टिविटी तीनों पढ़ाया, फाइनेंसिंग पहले, ऑपरेटिंग, फिर इन्वेस्टिंग, फिर फाइनेंसिंग। तो सोचा कि उससे संबंधित कोई सवाल करा दे तो कि ताकि कॉन्फिडेंस जो है वो थोड़ा सा बिल्डअप हो जाए, है ना। अभी कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया है तो चलिए अब इन्हीं तीनों के मदद से, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग के मदद से फॉर्मेट कैसे बनता है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, इन सभी को फॉर्मेट में कैसे दिखाते हैं और वास्तविकता में हमें कैश का फ्लो कैसे दिखता है और कैसे नेट चेंजेज ऑफ कैश दिखता है, आइए उसको फॉर्मेट में बना के देखते हैं। बोलो कोई दिक्कत? अरे बोलो ना, शुरू करें क्या? तो चलो शुरू करते हैं फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, लेट्स बिगिन। फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। चलो जल्दी से शुरू करते हैं। फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। जल्दी से सब लोग हेडिंग बनाइए और आवाज अब बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब पढ़ने जा रहे हैं फॉर्मेट, और फॉर्मेट पे ही पूरा चैप्टर आधारित है। अभी तक जो पढ़ रहे थे वो बेस था, उस फॉर्मेट को पढ़ने के लिए बेस हम लोग मजबूत कर रहे थे। अब बेस हो गया, अब हम लोग फॉर्मेट पढ़ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करें। अच्छा, एक बात आप लोगों से पूछना चाहते हैं कुछ भी आगे बढ़ने से पहले, जरा बताइएगा। ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें हम लोगों ने फाइनेंसिंग एक्टिविटी देखा है। सुनो, मान लो कि हमारी एक कंपनी है और वो कंपनी काम क्या करती है, तो गुड्स खरीदने बेचने का काम नहीं करती है, बल्कि हमारी कंपनी तो बैंक है। हमने बैंक खोल रखा है, बैंकिंग कंपनी है हमारी, समझ रहे हो? मतलब फाइनेंस कंपनी है, फाइनेंस का ही मेरा लेन देन रोज का है। तो फिर इसमें सोचने का तरीका थोड़ा बदल जाएगा, क्योंकि हमारा रोज का काम हो गया लोन लेना और लोन देना, लोगों को ब्याज देना और लोगों से ब्याज लेना। ये मेरा मेन काम हो गया। अगर हम बैंक हैं तो यही करता है ना, बैंक लोगों से लोन लेता है और लोगों को लोन देता है। डिपॉजिट के रूप में लोन ही तो लेता है और लोगों को लोन देता है। जो लोन लिया है उस पर ब्याज देता है
बैंक के बारे में सोचो ना, बैंक के बारे में। और जो लोन लिया है उस पर ब्याज देता है, और जो लोन दिया है लोगों को उस पर ब्याज लेता है। वो उसका रोज का काम हो गया, है कि नहीं? तो अब बताओ, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन या रिसीविंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन और एडवांसेज, ये क्या फाइनेंसिंग एक्टिविटी कहलाएगा? ये उसका ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गया, क्योंकि रोज का काम हो गया ना। समझ रहे हो बात? अगर क्वेश्चन में गलती से किसी बैंकिंग कंपनी या फाइनेंस कंपनी का इंफॉर्मेशन दे दिया, ऊपर हेडिंग में लिख दिया, तो ध्यान रहे, लोन देना और लोन लेना ऑपरेटिंग हो जाएगा सर। अभी नॉर्मल बिजनेस में, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस जो गुड्स एंड सर्विसेज का होता है, गुड्स का, उसमें फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है। नहीं जी, लोन लेना लोन देना, लोन लेना जो होता है फाइनेंसिंग में आता है, लोन लिए गए लोन पर ब्याज देना फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है। बट अगर हमारा कंपनी बैंकिंग कंपनी है, अगर बैंकिंग कंपनी है हमारा कंपनी, फाइनेंस कंपनी है, तो हमारा काम ही वही है, लोन लेना और लोन देना, तो हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हो जाएगा। क्लियर है बात? ये क्लियर करना जरूरी था, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में कंफ्यूज कर लिए। अगर टफ क्वेश्चन बनाया तो ऐसा क्वेश्चन दे सकता है पेपर में। अगर टफ पेपर आया तो इस टाइप के क्वेश्चन दे सकते हैं। ठीक है सर? हाँ, तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन हड़बड़ी में नहीं करना है। प्रॉपर समय मिलता है, 3 घंटा बहुत समय होता है। अगर ढंग से लिखा जाए तो बहुत है सर। आइए आगे बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग। तो ऐसा बोलो ना, बैंकिंग कंपनी में पूरा बात बोला करो, नहीं तो हम तो कहेंगे कि अभी सोई हुई थी अभी तक। पूरा बात बोला करो। बैंकिंग कंपनी का फाइनेंसिंग में क्या आएगा? बैंकिंग कंपनी में भी तो, वो भी तो एक तरह का कंपनी होता है, उसमें भी तो शेयर कैपिटल होते हैं, उसमें भी तो शेयर कैपिटल होते हैं। तो अगर वो, यस, एसबीआई का शेयर नहीं बिकता है, एसबीआई का शेयर बिकता है ना जी, 500 साढ़े 500 रुपए के आसपास अभी चल रहा है एसबीआई का शेयर प्राइस, 560 के आसपास। वो भी शेयर इशू करता है। और क्या वो शेयर रोज रोज इशू करता है? वो शेयर इशू करता है, उससे पैसे जो लेता है वो फाइनेंसिंग में आएगा। समझ गए बात? उसका भी शेयर इशू करना या डिवेंचर इशू करना फाइनेंसिंग में ही आएगा। बस हम लोन बता रहे थे कि नॉर्मल कंपनियों में जो लोन लेना होता है वो फाइनेंसिंग का हिस्सा होता है, लेकिन अगर बैंकिंग कंपनी होगा तो लोन लेना उसके लिए फाइनेंसिंग नहीं कहलाएगा, उसके लिए नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी कहलाएगा। समझ गए बात? बोलो, आगे बढ़ते हैं। तो बहुत अच्छे से डीप में चर्चा हो गया इस टॉपिक पर। अब चलिए फॉर्मेट सीखते हैं। अभी देखो, इतना देर पढ़ने के बाद, इतना टॉपिक, इतना कंटेंट पढ़ने के बाद अब हम लोग फॉर्मेट पे आ रहे हैं। जानते हो मैक्सिमम लोग डायरेक्टिव फॉर्मेट शुरू करते हैं। अरे फॉर्मेट जानो, चैप्टर खत्म, सीधे ऐसे। ये अंतर है सर। वेलकम टू न्यू वर्जन। एकदम डीप में अगर पढ़ाई करना है, डेप्थ में नॉलेज चाहिए, तो कॉमर्स 2.0 ज्वाइन कीजिए, न्यू वर्जन को ज्वाइन कीजिए। वेलकम टू न्यू वर्जन। तो देखो, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो होता है ना, सुनो ध्यान से, फिर बात करने लगा सब। अब तुमको क्लास के बाहर भेजेंगे हम। तुम्हारे वजह से इसको भी जाना पड़ेगा, समझ लिए? तो जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, ये 2 मेथड से बनाया जाता है। कितने मेथड से? 2 मेथड से। 2 मेथड से कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है। एक को बोलते हैं डायरेक्ट मेथड और दूसरे को बोलते हैं इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है? एक को बोलते हैं डायरेक्ट मेथड और दूसरे को बोलते हैं इनडायरेक्ट मेथड। तो आइए सर जानते हैं कि ये डायरेक्ट मेथड क्या होता है और ये इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है। पढ़ा जाए? बोलो, ये डायरेक्ट मेथड क्या होता है और इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है? आई मीन टू से दैट कि डायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनता है और इनडायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनता है। आइए चर्चा करते हैं। तो लिखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट डायरेक्ट मेथड से कैसे बनता है, ये लिखेंगे हम लोग, और इनडायरेक्ट मेथड से कैसे बनता है ये भी हम लोग लिखेंगे। ठीक है?
आवाज नहीं करो। तो ये हो गया डायरेक्ट मेथड। लिखेंगे हम लोग इन द बुक्स ऑफ, जिसके भी बुक में बनाना होता है उसका नाम लिख देंगे। और हम लोग क्या बना रहे हैं जी? कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं। और फिर हम लोग फॉर्मेट खींच देंगे। और फॉर्मेट बड़ा ही आसान है। क्या है फॉर्मेट, जरा देखिए। तो फॉर्मेट में हम लोग लिखेंगे, एक हो जाएगा पार्टिकुलर, एक हो जाएगा डिटेल्स, रुपीज अमाउंट, और एक हो जाएगा टोटल अमाउंट का। ठीक है, चलो लिखते हैं। सबसे पहले लिखा जाएगा, ध्यान दो, दिखाई दे रहा है क्या बोर्ड पे? देखो तो, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सबसे पहले क्या लिखा जाएगा? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हेडिंग बना देंगे। और आप लोग जानते हैं कि हर एक एक्टिविटी में कुछ इनफ्लो होता है तो कुछ आउटफ्लो होता है। तो पहले इनफ्लो को लिखा जाएगा, जब टोटल इनफ्लो हो जाएगा फिर उसके बाद आउटफ्लोज को लिखे जाएंगे। ठीक है, चलो लिखते हैं पहले ऑपरेटिंग कैश रिसिप्ट्स। क्या लिखेंगे? ऑपरेटिंग कैश, ऑपरेटिंग कैश रिसिप्ट्स। और कैश रिसिप्ट में क्या क्या आएगा? बोलो बोलो, क्या क्या आएगा? कैश सेल्स। अगला जल्दी जल्दी लिखो मेरे साथ, बहुत बड़ा फॉर्मेट है, फॉर्मेट लिखने में ही आधा घंटा लग जाएगा, इसलिए जल्दी जल्दी लिखो। कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर या डेटर्स। उसके बाद लिखेंगे ट्रेडिंग कमीशन रिसीव्ड। उसके बाद लिखेंगे रॉयल्टी रिसीव्ड एटसेट्रा। समझ गए? ये इन सब का अमाउंट यहां लिखा जाएगा। डन सर? और इन सब का अमाउंट लिख करके
और फिर हम लोग क्या करेंगे, इन सब का अमाउंट लिख करके हम लोग लिखेंगे आवाज नहीं, यहां पर लिखा जाएगा ग्रॉस कैश रिसीव्ड, ग्रॉस कैश रिसीव्ड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और अमाउंट यहां लिख देंगे टोटल जोड़ के, ठीक है। उसके बाद इसमें से अब लेस किया जाएगा ऑपरेटिंग कैश पेमेंट्स को, ऑपरेटिंग कैश पेमेंट्स को लेस किया जाएगा। अब पेमेंट में कौन कौन से पेमेंट आएंगे सर, तो पेमेंट में आएगा जैसे कि कैश परचेज के अमाउंट को लेस करेंगे, कैश पेड टू क्रेडिटर, या क्रेडिटर को सप्लायर भी कहा जाता है। उसके बाद कैश पेड टू द एम्प्लॉइज, उसके बाद कैश पेड फॉर अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज, लाइक ऑफिस एक्सपेंस, ये सब ऑपरेटिंग में आ जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेज, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज, एटसेट्रा। समझ आ रहा है क्या? इन सभी को हम लोग क्या कर देंगे सर, इन सभी को हम लोग जोड़ करके और यहां लिख देंगे ब्रैकेट में, क्योंकि माइनस करना है ना। अरे बोलो ना भाई, तो यहां ब्रैकेट में लिख दिया जाएगा ये टोटल जोड़ करके पेमेंट वाला। बोलो कोई दिक्कत? आसान है। अब हम लोग क्या करेंगे सर, जितना कैश रिसिप्ट हुआ है, कहां दिख रहा है कैश रिसिप्ट? ग्रॉस कैश रिसिप्ट। इस अमाउंट में से इस टोटल कैश पेमेंट के अमाउंट को माइनस कर देंगे इसमें से इसको, तो हमारा क्या पता चल जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना कैश जनरेट हुआ है वो पता चल जाएगा ना। तो यहां लिखेंगे पॉइंट नंबर सी में, कैश जनरेटेड फ्रॉम, बोलो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, पता चल जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ए में से बी को माइनस कर देंगे। ए में क्या था, सारे के सारे रिसिप्ट्स, और पॉइंट नंबर बी में क्या था, सारे के सारे पेमेंट्स। तो सारे के सारे रिसिप्ट में से पेमेंट्स को माइनस कर देंगे, माने ए में से बी को माइनस कर देंगे, तो क्या बच जाएगा यहाँ पर, सी पॉइंट बच जाएगा, जो कि क्या है, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कोई दिक्कत? बोलो ना। और इसको माइनस करने के बाद यहाँ पर हमारा बच जाएगा अमाउंट, जो वो कैश रिसीव फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहलाएगा। ठीक है सर, लेकिन ये पूरी तरह से अभी खत्म नहीं होते हैं, बल्कि इसमें कुछ और भी पॉइंट्स हैं, जैसे कि
इसमें से एक चीज अभी लेस किया जाएगा, पॉइंट नंबर डी में लिखेंगे लेस, लिखेंगे इनकम टैक्स, इनकम टैक्स पेड, ठीक है, इनकम टैक्स पेड। अगर कोई रिफंड वगैरह होगा इनकम टैक्स का तो उसको भी एडजस्ट कर लिया जाएगा, तो इनकम टैक्स पेड को लिखा जाएगा नेट ऑफ टैक्स रिफंड, ठीक है। इसको भी हम लोग क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, और फिर जो बचेगा वो कहलाएगा कैश फ्लो, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ठीक है, बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ये आपका बच जाएगा यहां पे माइनस करने के बाद, ठीक है। और फिर इसमें हम लोग क्या कर लेंगे, पॉइंट नंबर ई को ऐड कर लेंगे। क्या होगा सर, ऐड या लेस कुछ भी हो सकता है, ऐड भी हो सकता है और लेस भी हो सकता है। क्या, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, अगर रिसीव हुआ हो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैसा तो उसको ऐड कर लेंगे, और कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में माइनस हुआ हो, पैसा कम हुआ हो, कहीं पेमेंट हुआ हो तो उसको लेस कर लेंगे। तो ऐड या लेस कुछ भी हो सकता है। क्या, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, तो यहां लिख लिया जाएगा एडजस्ट, क्या लिख लिया जाएगा, लिखेंगे एडजस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, समझ गए, मतलब रिसिप्ट भी हो सकता है और पेमेंट भी हो सकता है। तो उसको अगर पेमेंट होगा तो माइनस करेंगे और रिसिप्ट हुआ होगा तो ऐड करेंगे, और फिर ये सब करने के बाद जो हमारा बच जाएगा लास्ट में वो कहलाएगा नेट कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और मजे की बात सुन लो, मजे की बात सुन लो कि अगर, मजे की बात यह है कि अगर हमारे पास यहां जो लास्ट में पैसे यहां बचेंगे, यहां पर जो पैसा बचेगा ये अगर प्लस में आ रहा है लास्ट वाला पैसा तो कहलाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। लेकिन अगर माइनस में आया तो फिर हम लोग कहेंगे कि नेट कैश फ्लो प्लस में नहीं है, माइनस में है, तो उसको कहा जाएगा नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यूज्ड कहा जाएगा। नेट कैश फ्लो या फिर यूज्ड हम लोग बोल सकते हैं इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आया क्या बात समझ में, ये अमाउंट यहां कहलाएगा। तो इस प्रकार से हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट बनाना है, और यहां आकर के आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी खत्म हो जाता है। चलो ध्यान दो, ये था आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है सर। उसके बाद अब हम लोग सुनेंगे, लिखेंगे इसके बारे में, ऑपरेटिंग के बाद एक्टिविटी के बारे में। फिलहाल इतना काफी है, चलिए।